स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। हम लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में समझ के आए और इलस्ट्रेशन 4 करके आए। आज हम इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6 करेंगे। तो देखो, अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 5 दिया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन 5 समझे। देखो क्या बता रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। आपके पास अलग अलग अकाउंट है, उसको क्लासीफाई करो एंड गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन भी दो। तो आप देख सकते हो ऐसे हमारे पास कितने अकाउंट दिए हुए हैं। ऐसे हमारे पास 50 अकाउंट हैं, ठीक है। ये 50 अकाउंट है, तो डायरेक्ट हम सीधा आंसर में ही समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी बार बार अगर जो हम देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इससे अच्छा है हम डायरेक्ट आंसर में ही समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, बिल रिसीवेबल अकाउंट है। कल मैंने आपको बताया बिल रिसीवेबल जो है वो पर्सनल अकाउंट भी होगा और रियल अकाउंट भी होगा। क्यों, वो मैंने बिल्कुल कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो और रियल अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ एसेट भी होता है। पर पर्सनल लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो किसी नाम पे लिखा होता है, बरोबर ना। तो पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है, बिल रिसीवेबल जो है वो रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद डैमरेज अकाउंट, डैमरेज जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, तो इसीलिए वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। डैमरेज बिजनेस के एक्सपेंस है, देखो लिखा हुआ है डैमरेज इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसके बाद बिल्स पेबल, थर्ड नंबर बिल्स पेबल है। मैंने आपको बिल्स पेबल क्लियरली बताया हमारी लिएबिलिटी है, और लिएबिलिटी जो होती है वो कंपल्सरी पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। और देखो, बिल्स पेबल इज मीन्स बिल्स पेबल इज पेबल ऑफ बिजनेस। पेबल ऑफ बिजनेस मीन्स लिएबिलिटी है, बिजनेस की लिएबिलिटी है, लिएबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिल्स पेबल कंपल्सरी पर्सनल होगा। बिल रिसीवेबल आप दोनों लिख सकते हो, पर्सनल भी लिख सकते हो, रियल भी लिख सकते हो, दोनों चल सकता है, ठीक है। पर बिल्स पेबल कंपल्सरी पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि वो बिजनेस की लिएबिलिटी है, पे करनी है इन फ्यूचर, ओके। इसके बाद बिजल्स अकाउंट, बिजल्स अकाउंट मीन्स नाम है, सिंपल है, तो नाम है, दो पर्सनल अकाउंट, देखो लिखा हुआ है बिजल इज नेचुरल पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया एसेट होती है, तो एसेट मीन्स किस में जाती है, रियल अकाउंट, ठीक है। देखो रियल अकाउंट लिखा हुआ है, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ओके। तो ये 5 हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, 6 नंबर पढ़े हम। 6 नंबर में दिया हुआ है हिमानीस अकाउंट। हिमानी सिंपल है, नाम है, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, नेचुरल पर्सन है, तो देखो लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट एंड हिमानी इज नेचुरल पर्सन, ठीक है। इसके बाद पैटेंट अकाउंट, पैटेंट भी आपको समझाया मैंने। पैटेंट जो होता है ये इंटेंजिबल एसेट्स है, बरोबर ना। तो इंटेंजिबल एसेट्स है, तो वो किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। देखो रियल अकाउंट लिखा हुआ एंड पैटेंट इज नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स, देखो लिखा हुआ है। समझ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल मैंने डिटेल में समझाया है इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, बरोबर। तो पैटर्न जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। सिंपल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो नाम है, सिंपल फर्म का नाम है, जैसे कि मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम है। तो कोई भी बैंक का नाम हो, कोई भी फर्म का नाम हो, वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है। तो देखो पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इज आर्टिफिशियल पर्सन। फर्म का नाम होता है तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ओके। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारी लिएबिलिटी होती है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए भाई। बैंक बैलेंस से ज़्यादा आप अगर जो पैसे ले रहे हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और वो फैसिलिटी आप बैंक सबको नहीं देती है, किसी किसी को देती है। और अगर जो आप अप्लाई किया है बैंक ओडी के लिए, बैंक ओडी बोलते हैं शॉर्ट में, भाई बैंक ओडी के लिए अगर जो आपने अप्लाई किया है और बैंक को लग रहा है हाँ ओडी देने जैसा है, तो वो आपको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मीन्स बैलेंस से ज़्यादा पैसे उठाना। भाई समझो आपके बैंक में बैलेंस है 10,000 और आप चेक दे देते हो 50,000 के। बैलेंस 10,000 है, 50,000 के आप चेक दे देते हो, मार्केट में चला देते हो, तो आपके अकाउंट में से 50,000 ही निकलेंगे, पर जो 40,000 जो होगा वो -40,000 बैलेंस हो जाएगा। तो -40,000 जो होगा वो बैंक का होगा, बैंक आपको दे रही है एक्स्ट्रा पैसे, तो उसको बैंक ओडी बोलते हैं, और बैंक उस पर ब्याज भी लेती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है हमारे बिजनेस की लिएबिलिटी है ना, बैंक को हमें देना पड़ेगा, और जो भी लिएबिलिटी हो वो हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखो अब बैंक ओवरड्राफ्ट इज लिएबिलिटी ऑफ बिजनेस, देखो लिखा हुआ है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे 9। आगे बढ़े, देखो ये 9 हो गए। अभी हमारे पास है 10 नंबर। 10 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, R&L पंड्या हाई स्कूल
अकाउंट। सिंपल है, स्कूल का नाम है, जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था भाई, MG स्कूल अकाउंट लिखा था मैंने। तो स्कूल का नाम है मीन्स ये फर्म का नाम है, फर्म का नाम है मीन्स क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, नाम है, ठीक है, सिंपल पर्सनल अकाउंट हुआ, ये आर्टिफिशियल पर्सन इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है पेटी कैश अकाउंट, सिंपल एसेट है, पेटी कैश भी मतलब कैश अकाउंट ही होता है, पर उसके लिए क्या परचूरण खर्चे करते हैं छोटे छोटे, भाई जैसे कि आप शॉप में चाय मंगाते हो तो चाय के खर्चे होते हैं, उसके लिए क्या थोड़े बहुत पैसे अलग करके रखते हैं, भाई नाश्ता खाना है, चाय पीनी है, कुछ भी एक्सेट्रा, सोडा पीने की इच्छा हो, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए अलग से पैसे साइड किए जाते हैं। स्पेशली ये ब्रांच में होता है, ब्रांच में होता है भाई, ब्रांच में हेड ऑफिस होती है, हेड ऑफिस मुंबई में, उसकी ब्रांच समझो अहमदाबाद में, ठीक है। तो अहमदाबाद में अभी नेचुरली स्टाफ है, स्टाफ को चाय पीने की तो जरूरत पड़ेगी ना, स्टाफ चाय पिएगा, छोटे छोटे खर्चे होंगे ही होंगे, नाश्ता खाने की इच्छा, कुछ भी एक्सेट्रा, तो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, तो हेड ऑफिस थोड़े बहुत पैसे ब्रांच को भेज देती है ये भाई पेटी कैश करने के लिए। तो पेटी कैश वन टाइप ऑफ कैश ही होता है, पर उसको पेटी कैश क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं, तो वो एसेट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए एसेट है तो वो रियल अकाउंट हुआ, एंड देखो लिखा हुआ पेटी कैश इज एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ओके, इस तरह होता है। इसके बाद आ जाओ 12 नंबर पे, गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट, सिंपल है, नाम है फर्म का, मैंने आपको बताया, ये भी गुजरात यूनिवर्सिटी भी एक नाम ही है, बराबर ना। तो सिंपल है, पर्सनल अकाउंट होगा और आर्टिफिशियल पर्सन है, ऐसे बोल सकते हो। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, अभी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वन टाइप ऑफ बिजनेस के लिए इनकम होती है। कैसे इनकम होती है, ड्राइंग होता क्या है, ऑनर लेता है, ऑनर बिजनेस में से लेके जाता है, बरोबर ना, तो बिजनेस में से लेके जाता है, पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, वो ड्राइंग होती है। तो अगर जो उस पर इंटरेस्ट काउंट करे ना, तो फॉर्म को तो वो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको, बरोबर ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमारे बिजनेस की इनकम होता है। पर अगर जो यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तो कैपिटल क्या होता है, ऑनर आप बिजनेस को देता है, बरोबर ना, वो कैपिटल हुई। अगर जो फॉर्म को पैसे देने पड़े, इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है इसकी वजह से, क्योंकि वन टाइप ऑफ ऑनर बिजनेस को, आपको कंपलसरी कुछ भी सोचो ना तो बिजनेस के लिए सोचा करो कि बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आप खुद सोचो, ड्राइंग करेंगे तो बिजनेस में से ऑनर जो पैसे लेके जाएगा, अगर जो उस पर इंटरेस्ट हम लगाएंगे तो किसको मिलने वाला है, फॉर्म को ही मिलने वाला है, बिजनेस को ही मिलने वाला है। और दूसरा कैपिटल कौन देता है, ऑनर देता है, ऑनर दे रहा है तो वन टाइप ऑफ बिजनेस के लिए लिएबिलिटी तो होगी ना, आपको मैंने समझाया, वो इंटरनल लिएबिलिटी होती है, वो लिएबिलिटी है, जिम्मेदारी है बिजनेस के लिए सोचना है। तो अगर जो कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनेंगे तो वो एक्सपेंस होगा, इसी तरह ड्राइंग पे इंटरेस्ट गिनेंगे तो वो इनकम होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर, देखो इनकम अकाउंट देखो नीचे लिखा हुआ है, इनकम है बराबर बिजनेस की, तो ये किस में जाएगा, इनकम है तो नॉमिनल में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ द बिजनेस की इनकम होती है, ठीक है। इसके बाद टाटा कंपनी अकाउंट, टाटा कंपनी सिंपल फर्म का नाम है, तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन है, सिंपल है बिल्कुल। इसके नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अभी मैंने समझाया, कैपिटल पे अगर जो इंटरेस्ट निकालोगे तो वो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस हो गया तो वो नॉमिनल में देखो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बराबर। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए लिएबिलिटी, इंटरनल लिएबिलिटी होती है, तो उस पर अगर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ओके। तो ये 15 तक हो गया, आगे बढ़े हम, देखो अभी आगे बढ़े तो हमारे पास 16 नंबर है, देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। देखो ये शेयर्स बता रहा हूँ, ऊपर पढ़ के आते हम टाटा कंपनी, 14 में ऊपर पढ़ के आते टाटा कंपनी, सिर्फ टाटा कंपनी बताएगा तो फर्म का नाम है, वो पर्सनल अकाउंट हुआ। पर अगर जो शेयर्स बता रहा है इसका मतलब आप उनके शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स ये वन टाइप ऑफ आपकी एसेट हुई, और एसेट हुई तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। शेयर्स बता रहा है इसकी वजह से, इसे बता था खाली टाटा कंपनी अकाउंट बता दो वो नाम हो गया फर्म का, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स बता रहा है तो ये वन टाइप ऑफ आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गई, तो ये रियल अकाउंट में जाएगा। तो शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी एक इन्वेस्टमेंट होती है, इज एसेट्स ऑफ द बिजनेस की एसेट होती है। इसके बाद है लोन बोरोड अकाउंट। अभी लोन बोरोड मतलब आपने किसी से लोन लिया है, किसी से भी हो सकता है, बैंक से हो सकता है या किसी इंस्टीट्यूट से हो सकता है या किसी से पर्सनल लिया हो, तो लोन जो है लिएबिलिटी है। मैंने आपको बताया बिजनेस की कोई भी लिएबिलिटी होगी वो हमेशा पर्सनल अकाउंट में जाती है, ये याद रखना, क्योंकि पैसे देने होते हैं, किसी न किसी को देने होंगे, या पर्सन को देने होंगे, या कोई इंस्टीट्यूट होगी, या कोई बैंक होगी, क्योंकि नेचुरली जिसको देने होंगे वो पर्सन ही होगा, वो गिवर है,
सिंपल है। तो लायबिलिटी जो भी लिखी जाती है, लायबिलिटी जो होती है वो मीन्स पेबल या रिसीवेबल कुछ भी हो वो पर्सनल अकाउंट होता है भाई। पेबल मतलब देना बाकी, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी। रिसीवेबल और पेबल जो होते हैं वो हमेशा पर्सनल अकाउंट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये पर्सनल अकाउंट देखो लिखा हुआ है, बोरोड लोन इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम पर्सन। देखो बोला ना, लोन किसी ना किसी से लिया होगा, नेचुरली है, तो इट इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट में जाती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आ जाए डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। अभी टाटा कंपनी के डिबेंचर सिंपल है, जैसे शेयर्स परचेस करते हो उसी तरह डिबेंचर भी होते हैं। तो डिबेंचर में आपको ब्याज मिलता है, शेयर्स में क्या अप एंड डाउन वैल्यू होती है, उस पर डिविडेंड मिलता है। तो डिबेंचर में आपको ब्याज मिलता है। डिबेंचर वन टाइप ऑफ आप मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, वही जैसे शेयर में करते हो वैसे डिबेंचर में होते हो, पर डिबेंचर में रिस्क कम होता है, शेयर्स में रिस्क ज़्यादा होता है, बस इतना फर्क है ऐसा ही, ठीक है। और दूसरी बात, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो ज़्यादा बढ़ती है, कम होती है तो ज़्यादा कम होती है, पर डिबेंचर में एक फिक्स इंटरेस्ट होता है, वो आपको ब्याज मिलता है। तो वो भी आपकी वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वन टाइप ऑफ एसेट है। एसेट है तो वो रियल अकाउंट में जाएगा, ओके। देखो लिखा हुआ है रियल अकाउंट, क्योंकि देखो डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी देखो है इन्वेस्टमेंट ही, देखो लिखा हुआ ना, इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस की एसेट लेके जाती है, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड। अभी इंटरेस्ट पेड सिंपल है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो मतलब आपका एक्सपेंस है, बराबर। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो देखो नॉमिनल अकाउंट एंड इंटरेस्ट पेड इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ओके। अभी आगे बढ़े, देखो 19 तक हो गया, अभी 20 नंबर करें। 20 में क्या बता रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर अकाउंट। देखो बता रहा ना, जो आपने डिवेंचर में आपने इन्वेस्ट किया तो डिवेंचर पे आपको ब्याज मिलता है, मिलता है मीन्स आपकी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, बराबर ना। आप देख सकते हो नॉमिनल अकाउंट में गया, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर इज इनकम ऑफ द बिजनेस, ओके। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस अलग अलग चीज़ों का होता है, कभी कार का होता है, कभी बिजनेस का होता है, मीन्स अलग अलग चीज़ों का, खुद का भी पर्सनल भी होता है इंश्योरेंस। पर यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम बता रहा है तो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, बरोबर ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ बताया तो वो बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए अलग अलग तरीकों से हो सकता है। सपोज करो एक एग्जांपल ले रहे हैं, भाई आपने फायर का इंश्योरेंस लिया है, भाई आपके बिजनेस में आग लग जाएगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम फायर इंश्योरेंस हुआ, बरोबर ना। पर यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम बता रहा है और किसका है वो नहीं बता रहा है, आपके बिजनेस का खर्चा है, प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। नेचुरली आज इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्क कवर करके दे रही है तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत पैसे तो देने पड़ेंगे, तो बिजनेस के लिए आपके लिए ये एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इसके बाद क्या है, बैड डेट रिटर्न अकाउंट। देखो बैड डेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बैड डेट मतलब कोई कस्टमर है पैसे ही नहीं दे रहा है, पैसे गए डूब गए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट अकाउंट, बरोबर ना। पर सपोज करो किसी कस्टमर से हमें 50,000 लेने हैं, हमने लिख दिए बैड डेट नहीं मिलेंगे 50 के 50 ही, हमने अकाउंट में शो कर दिया कि हमारे बिजनेस का लॉस है। पर थोड़े टाइम के बाद सपोज करो कोई कस्टमर, वही कस्टमर आ रहा है और आपको समझो ज़्यादा नहीं 5,000 दे के जा रहा है, तो 5,000 आपने क्या लिखा था बिजनेस में, बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए मतलब पैसे गए, अभी क्या आपको रिटर्न आया तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिटर्न। तो डूबे हुए पैसे मतलब बैड डेट रिटर्न जो होता है वो बिजनेस के लिए इनकम होता है, क्योंकि आपने पहले लॉस लिख लिया, अभी लॉस हो गया नहीं मिलेगा, तो लॉस लिखा था अभी मिल गया तो इनकम हो गई आपकी, बराबर ना। तो बैड डेट रिटर्न जो होता है वो इनकम होता है, इनकम होगा तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो देखो बैड डेट रिटर्न इज इनकम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की इनकम लेके जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, सिंपल है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में जाएगा। देखो लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट एंड ऑफिस एक्सपेंस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ओके। इसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी पे करना बाकी है। मैंने आपको बताया पेबल या रिसीवेबल हो वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो आउटस्टैंडिंग बता रहा है मतलब सैलरी पे करनी बाकी है, आपने अभी तक दी नहीं है, किसी को देनी है, आपके स्टाफ में मेंबर में किसी को भी, उसको आपने सैलरी नहीं दी है, नहीं दी है मतलब अभी देनी बाकी है, तो उसको बोलते हैं मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो पर्सनल होता है। मैंने आपको बताया पेबल या रिसीवेबल हो लायबिलिटी होती है तो वो हमें कंपलसरी पर्सनल अकाउंट होता है। देखो लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की लायबिलिटी है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 24 तक हो गए, अभी हम 25 नंबर समझे। देखो 25 में देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स एक्सपेंस अकाउंट। सिंपल एक्सपेंस है तो नॉमिनल में जाएगा। देखो लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट एंड सेल्स एक्सपेंस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसके बाद रेंट पेबल, देखो पेबल बता रहा है मतलब पे करना बाकी है, पेबल बोलो आउटस्टैंडिंग बोलो बात एक ही है।
मतलब रेंट पे करना बाकी है, तो ये क्या होगी, लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी होगी तो पर्सनल अकाउंट हुआ। ओके, देखो पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग इज पेएबल टू पर्सन, इट इज लायबिलिटी, वो लायबिलिटी है। इसी तरह नीचे वेजेस पेएबल लिखा हुआ है, आप देखो 27 में वेजेस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग हुआ, लायबिलिटी हुई तो पर्सनल अकाउंट हुआ। देखो पर्सनल अकाउंट एंड वेजेस इज पेएबल टू द वर्कर, इट इज अ लायबिलिटी, वो लायबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, देखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बता रहा है, मतलब ये कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है तो पर्सनल अकाउंट हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोल रहा है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बोल रहा है, मतलब ये फर्म का नाम बता रहा है। ठीक है, जैसे कि LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस भाई जो होता है LIC जो है वो फर्म का नाम है। ठीक है ना, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम बताया तो एक्सपेंस है, पर अगर जो फर्म का नाम लिखा हुआ तो वो पर्सनल अकाउंट हुआ। तो ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिखा हुआ है तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन लिखा जाता है। ओके, इसके बाद रेलवे फ्रेट अकाउंट, सिंपल है, एक्सपेंस है भाई, रेलवे में आपका माल आ रहा है उसको रेलवे फ्रेट बोलते हैं, बराबर ना। तो रेलवे फ्रेट अकाउंट एक बिजनेस का एक्सपेंस है तो नॉमिनल में जाएगा, रेलवे फ्रेट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इसके बाद रॉयल्टी अकाउंट भी आपके बिजनेस की एक्सपेंस होता है, बहुत सारी तरीकों से होता है एक्सपेंस। देखो सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, सपोज करो आपने अपने बिजनेस के लिए भाई एक पार्टी रखी है या मीटिंग रखी है, कुछ भी पार्टी रखी है, सपोज करो आप अपने बिजनेस के लिए, हाँ ध्यान रखना बिजनेस के लिए पार्टी रखी है, तो एज अ चीफ गेस्ट किसी आप बड़े आदमी को बुला रहे हो, तो नेचुरली वो भी ऐसे नहीं आएगा, उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, तो वो रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी अलग अलग तरीक़ों से होती है, बराबर। रॉयल्टी एक्सपेंस भी होती है, इनकम भी होती है, ये याद रखना। पर सिर्फ रॉयल्टी पता है तो हमेशा समझना एक्सपेंस है, तो भाई जिसको मिली उसके लिए इनकम है और जिसको देनी पड़ी उसके लिए एक्सपेंस है, बराबर ना। सिर्फ रॉयल्टी पता है तो ध्यान रखना एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो रॉयल्टी रिसीव्ड बोले तो इनकम, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है। तो रॉयल्टी है, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, जो पार्टी का जो एग्जांपल दिया सिर्फ, ऐसे बहुत होते हैं मेथड। ठीक है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है एंड रॉयल्टी इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे ये 30 कंप्लीट हो गए। अभी आगे बढ़े, देखो 30 कंप्लीट हो गए। अभी 31 में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मशीन रिपेयरिंग अकाउंट। रिपेयरिंग का मतलब आप रिपेयर करा रहे हो, मतलब खर्चा हुआ आपके बिजनेस के लिए, बराबर। खर्चा हुआ तो नॉमिनल हुआ, तो देखो नॉमिनल अकाउंट लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है रिपेयरिंग, मशीन रिपेयरिंग इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। भाई मशीन को आप रिपेयर करा रहे हो तो एक्सपेंस कर रहे हो ना आप बिजनेस में, ठीक है, ऐसा होता है। इसके बाद व्हीकल, सिंपल है, व्हीकल क्या होता है, एसेट, आपके बिजनेस की एसेट है तो रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, व्हीकल इज एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड मैंने आपको बताया था शेयर्स में मिलता है, वन टाइप ऑफ आपकी इनकम होती है, शेयर्स पे आपको मिलता है, आपने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया उस पर आपको डिविडेंड मिलता है। ओके, तो डिविडेंड रिसीव्ड जो है बिजनेस की इनकम है तो वो नॉमिनल में जाएगा। देखो है नॉमिनल अकाउंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज इनकम ऑफ द बिजनेस, इस तरह होता है। इसके बाद इनकम टैक्स अकाउंट। अभी देखो इनकम टैक्स अकाउंट जो होता है ना वो पर्सनल लिखा जाता है भाई। इनकम टैक्स ओनर की पर्सनल इनकम पे टैक्स देनी होती है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स अलग है। अगर जो सेल्स टैक्स बताया तो आपके बिजनेस का खर्चा है, पर इनकम टैक्स बताया ना तो ये ध्यान रखना ऑनर की पर्सनल इनकम पे टैक्स बोली जाती है। ठीक है, पर्सनल इनकम होती है उस पर टैक्स, इसीलिए इनकम टैक्स को हमेशा ड्राइंग में लिखा जाता है, मतलब वो पर्सनल अकाउंट होता है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स बताया तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में फर्क है। ठीक है, तो देखो पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है और इनकम टैक्स इज, देखो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ऑनर, ऑनर की पर्सनल एक्सपेंस बोला जाता है भाई, ऑनर के खुद के खर्चे हैं ऐसा लिखा जाता है, इनकम टैक्स को ऐसा बोला जाता है, बराबर ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखना इनकम टैक्स का। ओके, इसके बाद क्या है, रमाबेन्स अकाउंट। रमाबेन सिंपल है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट हुआ, रमाबेन इज नेचुरल पर्सन। इसके बाद आगे बढ़े, देखो ये 35 कंप्लीट हो गया, अभी हम 36 से करें। अभी देख सकते हो 36 में देखो क्या लिखा हुआ है, शर्मिता बैंस अकाउंट। नाम है सिंपल, नाम है तो नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल, नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसके बाद वसानी ब्रदर्स अकाउंट। वसानी ब्रदर्स फर्म का नाम है, बराबर ना, जैसे आपने सुना होगा ब्रदर एंड सन्स अकाउंट, ये सब नाम होते हैं। तो वासानी ब्रदर्स अकाउंट, तो ये फर्म का नाम है तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। देखो इट इज़ अ फर्म, देखो लिखा हुआ ब्रैकेट में क्लियर, तो ये फर्म का नाम है तो ये क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। इसी तरह जासानी एंड सन्स अकाउंट, देखो आ गया ना, ये भी फर्म का नाम ही है, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, फर्म ही है और इसको भी पर्सनल अकाउंट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद वासानी अकाउंट, नाम है सिंपल तो पर्सनल अकाउंट, ये नेचुरल पर्सन है। इसके बाद जासानी अकाउंट, सिंपल नाम है, नेचुरल पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, इसके बाद कमीशन रिसीव्ड,
तो आपकी बिजनेस की इनकम है, कमीशन रिसीव्ड बोल रहा है, रिसीव्ड मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल में जाएगा, देखो नॉमिनल अकाउंट में, एंड कमीशन रिसीव्ड इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ओके, इसके बाद है कमीशन अलॉड। कमीशन अलॉड का मतलब आप कमीशन दे रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो तो आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में जाएगा, बराबर ना, तो नॉमिनल में जाएगा, एंड कमीशन अलाउड इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये इस तरह 42 हो गया। आगे बढ़े, देखो इसके बाद 43 से देखो क्या बता रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम, इनकम हुई तो किस में जाएगी, नॉमिनल में जाएगा, बराबर। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम ऑफ द बिजनेस, सिंपल बिल्कुल। इसके बाद डिस्काउंट अलॉट। डिस्काउंट अलॉट का मतलब है आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके बिजनेस का खर्चा है, खर्चा है तो नॉमिनल में जाएगा। ओके, देखो नॉमिनल अकाउंट में, एंड डिस्काउंट अलॉट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ओके, सिंपल है। इसके बाद स्टेशनरी स्टॉक बता रहा है, देखो स्टेशनरी अकाउंट एंड स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट अलग है। स्टेशनरी अकाउंट बता तो बिजनेस का एक्सपेंस, पर स्टेशनरी स्टॉक बता रहा है मतलब आपके पास स्टॉक पड़ा है, स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है मतलब आपके लिए वो एसेट है, बराबर ना, वो एसेट लेके जाती है। तो स्टेशनरी स्टॉक बता रहा है, इसकी वजह से स्टेशनरी अकाउंट बताया या स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट बताया, तो कहने का मतलब वो आपके बिजनेस का खर्चा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर अगर जो स्टेशनरी स्टॉक बता रहा है, कहने का मतलब आपके लास्ट के भाई साल की एंडिंग में शो करना पड़ता है भाई इतना स्टेशनरी का स्टॉक हमारे पास पड़ा है, तो वो एसेट में लिखा जाता है, तो वो वन टाइप ऑफ एसेट होती है। तो एसेट है तो रियल अकाउंट में जाएगा, देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एसेट लेके जाती है। ओके, इसके बाद सेल्स अकाउंट, सिंपल है, मैंने आपको 4 अकाउंट बताए हैं, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट गुड्स से रिलेटेड होते हैं, भाई गुड्स आते हैं जाते हैं, अगर जो आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेस अकाउंट, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। तो जो भी चारों अकाउंट मैंने बताए हैं, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सबके सब रियल अकाउंट में जाते हैं। ओके, तो सेल्स अकाउंट देखो देख सकते हो आप रियल अकाउंट में, और सेल जो है वो गुड्स से रिलेटेड होता है, गुड्स डिक्रीज होते हैं, माल जाता है, इसीलिए फ्रॉम द बिजनेस, ऐसे रीजन लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना ये चारों अकाउंट रियल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे भी देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट देखो रियल अकाउंट में गया, और उसमें सेल्स रिटर्न में क्या होता है, गुड्स आते हैं तो आपके बिजनेस में गुड्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी रियल अकाउंट है। अब ये 47 हो गए, अभी लास्ट 3 बचे हैं, देख सकते हो। अभी देखो 48 भी परचेस रिटर्न है, सिंपल है, परचेस किया हुआ आप वापस दे रहे हो माल, तो मैंने आपको बताया ये चारों अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट में जाते हैं, देखो ये रियल अकाउंट सिंपल, और परचेस रिटर्न की वजह से आपके बिजनेस में से गुड्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। इसके बाद परचेस अकाउंट भी रियल में हुआ, गुड्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया था जो भी हो वो रियल अकाउंट होते हैं, तो आप परचेस करोगे तो गुड्स बढ़ेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। गुड्स इंक्रीज इन द बिजनेस, बिजनेस में गुड्स बढ़ेंगे। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये मैंने आपको बताया, आपके बुक में नॉमिनल लिखा हुआ है, रियल हकीकत में होना क्या चाहिए, रियल अकाउंट होना चाहिए, बराबर ना। मैंने आपको बताया उसका रीज़न लास्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया, और आपको मैंने उसमें शो भी किया कि एक जगह रियल लिखा हुआ है, दूसरी जगह नॉमिनल लिखा हुआ है। ओके, पर हकीकत में होना क्या चाहिए, रियल अकाउंट होना चाहिए। फिर भी आप देखना इस तरह होता, लॉस बाय फायर अकाउंट होता तो वो कंपलसरी नॉमिनल में जाएगा, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो वो रियल में जाना चाहिए। इसकी वजह से तो गुड्स कम हो रहा है ना, गुड्स डिक्रीज हुआ ना बिजनेस में से, तो ये रियल अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट हो गया। अभी हम इलस्ट्रेशन 6 में थोड़े कंसेप्ट है वो समझेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 6 भी है हमारे पास, तो इलस्ट्रेशन 6 में देखो क्या बता रहा है, सिर्फ आपके पास ट्रांजेक्शन है उसको समझने की कोशिश करो। देखो जैसे कि फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, आप देखो ये सैलरी दिया हुआ है, फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड सैलरी पेड इन एडवांस। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सैलरी जो सिर्फ सैलरी बताया तो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस हुआ मतलब वो नॉमिनल में जाएगा, देखो लिखा हुआ है। पर अगर जो सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब वो लायबिलिटी होगी, आपको पे करनी बाकी है, तो वो पर्सनल अकाउंट लिखा जाता है। एंड पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस को रिसीवेबल बोलते हैं, आपने एडवांस में पे कर दी, वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। देखो पर्सनल अकाउंट वो रिसीवेबल है, बरोबर ना। तो इस तरह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और भी हैं देख रहे हैं हम, ये सैलरी के लिए देखा, इसी तरह रेंट के लिए है, आप देख सकते हो भाई रेंट पेड, सिर्फ रेंट पेड बताया तो बिजनेस का एक्सपेंस है, पर आउटस्टैंडिंग या पेड इन एडवांस बताया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो रेंट पेड जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, और अगर जो आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होगी, और अगर जो पेड इन एडवांस हुआ तो रिसीवेबल हुआ। ओके, तो रेंट पेड हो तो वो नॉमिनल में जाएगा, अगर जो आउटस्टैंडिंग या पेड इन एडवांस हो तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कमीशन के लिए भी है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है भाई,
कमीशन पेड, कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन पेड इन एडवांस, ये आपको ध्यान रखना है। कमीशन पेड बताया तो एक्सपेंस है, वो नॉमिनल में जाएगा। और अगर जो कमीशन आउटस्टैंडिंग है मतलब वो लिएबिलिटी होगी तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और अगर जो कमीशन पेड इन एडवांस है तो वो रिसीवेबल हो गया तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो इस तरह दूसरा भी एक एग्जांपल ब्रोकरेज के लिए दिया गया है, बरोबर ना, ब्रोकरेज के लिए दिया गया है। तो ब्रोकरेज में भी देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग, ब्रोकरेज पेड इन एडवांस। भाई कोई भी एक्सपेंस हो, अगर जो आप दे रहे हो तो नॉमिनल में, पर अगर जो देना बाकी है आउटस्टैंडिंग है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, लिएबिलिटी हो जाएगा। और अगर जो एडवांस में आपने दे दिया तो वो रिसीवेबल हो जाता है, वो भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये तो हुआ एक्सपेंस के लिए, पर इनकम के लिए भी वैसा होता है। भाई इनकम के लिए आप देख सकते हो, अभी कमीशन रिसीव्ड, देखो कमीशन रिसीव्ड बोल रहा है, कमीशन आउटस्टैंडिंग एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो कमीशन रिसीव्ड का मतलब आपको कमीशन मिली तो वो आपके लिए इनकम हो गई, इनकम हो गई तो वो नॉमिनल में जाएगा, बरोबर ना। पर आउटस्टैंडिंग अभी मिलनी बाकी है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब है मिलनी बाकी है, देनी बाकी नहीं, मिलनी बाकी है। आपको कमीशन मिलनी बाकी है तो वो भी पर्सनल, क्योंकि वो रिसीवेबल हो गया, मिलना बाकी है। और रिसीट एडवांस, रिसीट एडवांस मतलब लिएबिलिटी हो जाता है। कभी भी कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल जाए ना तो वो लिएबिलिटी लिखी जाती है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं सपोज करो आज मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपने मुझे पूरे साल की एडवांस में फीस दे दी, ठीक है, तो मेरी तो जिम्मेदारी है ना, मेरी तो लिएबिलिटी है ना कि मुझे आपको पढ़ाना है, सर्विस देनी है मुझे, बराबर ना। तो एडवांस में मिल जाए तो वो भी लिएबिलिटी होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वो भी लिएबिलिटी है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा भाई ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड मतलब आपकी इनकम हुई तो वो नॉमिनल में जाएगा। पर अगर जो ऐसा हो ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब आपको ब्रोकरेज मिलनी बाकी है तो वो रिसीवेबल है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसी तरह रिसीव्ड इन एडवांस, अगर जो एडवांस में मिल जाए, मैंने आपको बताया वो लिएबिलिटी होती है, बरोबर ना, वो लिएबिलिटी हुई तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसी तरह ही और दो एग्जाम्पल और हैं, देख सकते हो। डिविडेंड रिसीव्ड, देखो डिविडेंड मिला तो आपकी इनकम हुई, इनकम हुई तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और अगर जो डिविडेंड आउटस्टैंडिंग मिल रहा है मतलब डिविडेंड मिलना बाकी है, मिलना बाकी है मतलब वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसी तरह डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस, डिविडेंड आपको एडवांस में मिला तो वो वन टाइप ऑफ आपके लिए लिएबिलिटी हो गई, वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, इस तरह होता है। इसी तरह रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है, अगर जो मिला तो इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल में, पर अगर जो रेंट मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है तो वो पर्सनल अकाउंट आपको रिसीवेबल है। और अगर जो एडवांस में मिल जाए, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल जाए तो वो वन टाइप ऑफ लिएबिलिटी होती है और वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो इस तरह यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने इलस्ट्रेशन 5 या इलस्ट्रेशन 6 किए। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।